8. अर्श, कुछ साल पहले एक फिल्म बड़ी सुर्खियों में रही थी। उस फिल्म का नाम था कश्मीर फाइल्स। ओके। कश्मीर फाइल्स अगर आपने देखी हो जी, तो उसमें बेसिकली जिस टेररिस्ट की बात होती है, हम सब जानते हैं, यासीन मलिक की बात होती है, JKLF का आई थिंक फॉर्मर चीफ या करंट चीफ। यासीन मलिक एक केस में अंदर होते हैं, जिस केस को वो खुलेआम कबूलते भी है कि हाँ उन्होंने किया है। और वो केस था जज नीलकांत गंजू जी की हत्या। ओके। वो सरेआम जो है आई थिंक कोर्ट के बाहर नीलकांत गंजू जी को ये गोलियों से भून देता है यासीन मलिक, और ये खुद ये आके BBC के टीवी चैनल पे आके इसको कबूलता भी कि हाँ मैंने किया है जी। अब ये अनफॉर्चुनेट है, इसके बावजूद तो हमारी सरकार उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाती रही, उसको जमाने भर के पीस कॉन्फ्रेंसेस में उसको बुलाती रही। बिल्कुल। अरुंधति रॉय जी रिसेंटली उनको एज अ फ्रीडम फाइटर मिशन को बताते रही। रिसेंटली उनको पेन अवार्ड मिला है। बट एनीवेज सब पॉलिटिक्स है। अगर हम बात करें नीलकांत गंजू की, तो नीलकांत गंजू एक जज थे जिन्होंने JKLF के फाउंडर मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। बिल्कुल। और मकबूल भट्ट आई थिंक कश्मीर इंसर्जेंसी का, कश्मीर टेररिज्म का शायद पहला वो टेररिस्ट था जिसको सजाए मौत हुई थी। ओके। और ये हुई थी तिहाड़ के जेल नंबर 3 में, जहाँ पे इंसिडेंटली उनका कैदी, उनका फांसी खाना भी है, जहाँ पे बेसिकली वो फांसियां वगैरह देते हैं। एक ही है शायद वहां पर, आई थिंक वहाँ एक ही है जहाँ पे सजाए मौत वगैरह दी जाती है। जी। तो ये आई थिंक बात होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1980s की समवेयर। ओके। और तब से लेके आज तक का उस पर्टिकुलर सेल के बारे में ऐसा लोग बोलते हैं कि मकबूल भट्ट की जो आत्मा है, उसकी रूह है, अभी भी उस जेल नंबर 3 के आसपास रहती है, और वहां से रोने की, चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इनकलाब जिंदाबाद है जो भी उनका नारा रहता होगा, आजाद कश्मीर का, ये सब को लेके, तो ये लोग वहां पे चिल्लाते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अफजल गुरु, जो कि हमारे पार्लियामेंट अटैक में पकड़े गए थे, एक और टेररिस्ट जिनको सजाए मौत मिली थी, जी, तो वो भी आई थिंक कहते हैं कि जब लास्ट टाइम जा रहे थे फांसी के लिए, तो कुछ वो गाना गुनगुनाते हुए जा रहे थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि उनका गाना आज भी वहां पे एको करता है, वो बजता है वहां पे। तो ये कुछ कहानियां हैं तिहाड़ की और जेल नंबर 3 की, जिसको लेके अभी भी जो है बड़ा आतंक रहता है लोगों के अंदर, कैदियों के अंदर। तो बात अक्सर हम लोग जब करते हैं तो हॉस्पिटल की करते हैं। एंड हमारा ये म्यूचुअल मानना ऐसा है कि हॉस्पिटल के अंदर इंसान बड़े ट्रॉमेटिक्स में रहता है बहुत ज्यादा। और वहाँ की जो एनर्जी होती है वो बड़ी हिली हुई जोन में होती है। वहाँ की वाइब भी बड़ी अजीब सी, बड़ी खराब सी होती है, बड़ा मनहूस टाइप का, बड़ी मनहूस टाइप की वाइब होती है। एंड नॉट वेरी डिफरेंट इज द वाइब ऑफ जेल। अगर कभी आप जेल के आसपास कभी गए हो, जेल में गए हो, तो वहां की भी वाइब, वहां मतलब आपको कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होने की जरूरत भी नहीं है। आप नॉर्मली अगर बंदे हैं वहां जाएं, आपको महसूस होता है कि यहाँ के मतलब माहौल में कुछ तो भी गलत है। आप खुद ही बन जाएंगे एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की यहाँ पर कुछ तो दबाव जैसा महसूस हो रहा है, अजीब सा। एग्जैक्टली, कुछ तो भी दबाव महसूस हो रहा है। मैंने बात करी थी, हम लोग ने शायद एक टॉपिक में, एक एपिसोड में बात करी थी सजाए काला पानी के ऊपर, और कैसे वहां पे जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे, क्रांतिकारी थे, उनको बड़ी प्रताड़नाएं दी जाती थी, उन्हें टॉर्चर वगैरह किया जाता था, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं आज भी वहां पे महसूस होती है आम जाने वाले को। ट्रॉमा था जो उनके अंदर, ट्रॉमा था। वीर सावरकर जी जहाँ पे उनको फांसी देगी, कहते हैं उन्होंने अपने नाखूनों से कुरेद के या उंगली के खून से वहां पे उन्होंने वंदे मातरम पूरा राष्ट्र गान वगैरह लिख दिया था। तो ये एग्जाम्पल है किस हद तक का जो है लोगों को टॉर्चर किया गया वहां पे। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं जेलों की, तो क्या आपने जेल या जेल से रिलेटेड कोई ऐसे केसेस वगैरह देखे हैं अपने करियर के दौरान, जहां पे आपको वहां की वाइब के बारे में थोड़ा अंदाजा हुआ? नहीं राहुल, मैंने मतलब ऐसे कोई केसेस तो नहीं देखे हैं, बट मैंने सुने हैं ऐसे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है जेल के अंदर भी। अच्छा, बहुत समय पहले एक जेलर थी, कानपुर की ही बात बता रहा हूँ, बता चुके मेरे को उनके बारे में। तो अभी भी है वो इनफैक्ट, और काफी अच्छी हैं वो। तो उनके काफी अच्छे कांटेक्ट थे जेल के अंदर। वो बहुत सारे जो एक्टिविटीज थी जेल के अंदर, भी एक्टिविटीज होती हैं, वो कराया करती थी वो मोस्टली। फिर उसके बाद एक समय के बाद जब वो रिटायर हो गई, उसके बाद उन्होंने अपना एक NGO टाइप का खोल लिया, जो अंदर लोगों को पढ़ाया करती थी और ये सब चीजें करती थी। तो उनके ना अक्सर प्रोग्राम जेल में हुआ करते थे, मतलब जब भी वो प्रोग्राम कराया करते थे। तो मैं तो मतलब कभी ऐसे नहीं गया हूँ जेल के अंदर, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे मैं कभी कभी, वो मुझसे बोलती थी कि कुछ ऐसा प्ले टाइप का लिख दो जो अंदर लोगों को मतलब मोटिवेट कर दे, बहुत ज्यादा जागरूक कर दे एक तरीके से, और जो बुरी चीजें उससे दूर रहने के लिए, अब करप्शंस के खिलाफ कुछ ऐसा लिख दो।
तो कभी कभी हम ऐसा लिख के उनको दे दिया करते थे और उनके जो बच्चे हैं वो प्ले अपना रेडी करके अंदर जाके अपना प्ले कर दिया करते थे। एक बार की बात है, इनको मैंने नॉर्मली ऐसे भ्रष्टाचार के ऊपर लिख के दिया एक केस के ऊपर कि एक वकील होता है, वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में फंस जाता है और फंसने के बाद क्या होता है कि वो जब पकड़ा जाता है तो फिर उसको सारे अपने मूवमेंट याद आते हैं कि मेरा घर भी है, मेरे बच्चे भी हैं, तो समहाउ उसको फिर सजा होती उम्र कैद की और वो हमेशा के लिए जेल में चला जाता है। तो इससे मैसेज ये किया जा रहा है कि मतलब यदि वो नहीं कर रहा होता है ऐसा तो वो कितना अच्छा होता, वो पहले मतलब उसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड होती। तो वो दो अलग अलग पैटर्न में मैंने शो लिखा था, एक जब वो मदद कर रहा है पॉलिटिशियंस की और गुमराह हो रहा है बहुत बुरी तरीके से, एक तो उस सिनेरियो में लिखा था, और एक लिखा था जब मान लो वो पैटर्न में शो चलते हैं, एक जो वो एक्चुअली गलत हो रहा है और एक जो गलत नहीं करोगे तो क्या होगा, उस सेंस में। तो खैर प्ले वगैरह रेडी हुआ और 20-30 लोग थे उसके अंदर। अच्छा, मैम जो थी वही उनके पास अपने टीचर थे तो वही प्ले वगैरह रेडी करवाते थे जी। तो रेडी करवाया। अच्छा, प्ले के दौरान बीच में चूंकि वो करप्टेड एडवोकेट बना हुआ था एक बंदा जो था, तो वो ना मतलब वही करीब होगा राहुल 25-24 साल के आसपास का। तो बहुत ही वैसा मतलब नया नया उसने ज्वाइन किया और मैम के पास भी वो नया नया आया था बाय द वे सीखने के लिए। तो अब उसको जेल में शोज करने को मिलता, पता नहीं ऐसा क्या उसने देखा जेल के अंदर क्या नहीं देखा, तो वो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक बार मैम से कहने लगा कि मैम मुझे ना मतलब रहना है एक दिन जेल के अंदर। ये सुनने में काफी अजीब है कि मतलब खाली एक्सपीरियंस के लिए, लाइक वो कैसा कैरेक्टर में जाने के लिए वो सब हो सकता है। हमने भी यही सोचा था, मैम ने भी यही सोचा। तो उसको मैम का तो खैर इतना ज्यादा वो था कि उन्होंने अलाउ करवा दिया रुकने के लिए। तो वो गया और एक रात रुका वहां पर, मतलब एक अधिकारी थे उनके साथ ही रुका। अब उस रात उसके साथ कुछ अजीब हुआ राहुल। वो घूम रहा है इधर उधर सेल्स के आसपास, मतलब जा रहा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। रात के टाइम अलाउड नहीं होता सेल्स के आसपास, 6 बजे के बाद आपको अलाउड नहीं होगा। 6 बजे के बाद सिर्फ जेलर और जो बाकी के अंदर के हवलदार वो कांस्टेबल्स होते हैं उनको अलाउड होता है। बाकी जेल में किसी को अलाउड नहीं होता 6 बजे के बाद, मिलना भी अलाउड नहीं होता है। तो 6 बजे के टाइम के बाद वो शायद उधर टहलने निकला होगा कैसे भी करके आसपास जो जेल अंदर थी। जेल के 3 सेक्शन होते हैं, एक होता है जहां पर जो बंदी गृह होता है प्रॉपर, एक होता है क्रिटिकल जोन जहां पे बहुत ज्यादा वैसे बहुत बुरे मुजरिमों को रखा जाता है जिनका मतलब यहाँ से ट्रांसफर होके सीधा दिल्ली जाएंगे ऐसा वाला, और एक सेक्शन होता है जहां पे पुलिस वाले मतलब अपना रहते हैं और ऑपरेट करते हैं सारी की सारी चीजें। तो ये जो बंदा था उस क्रिटिकल जोन के सामने से निकल रहा था ऐसा करके। इसने क्या देखा है कि मतलब ये उस दिन बहुत डर गया, ये वहीं पे बैठ गया, कांपने अपने लगा बहुत जोर से। तो पुलिस वाले आए और बोले कि क्या हो गया। ये तिहाड़ की बात हो रही है? नहीं, ये कानपुर की बात हो रही है। कानपुर में एक जेल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तिहाड़ की भी बात करेंगे, मुझे तिहाड़ के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर जब ऐसा हुआ तो फिर इसको वापस से लाया गया, घर पे ले आए, और जब मैम ने पूछा कि क्या हुआ तो इसने बड़ी एक अजीब सी चीज बताई। इसको बोला प्ले दोबारा करने को मना कर दिया इसने बोला अगर हम प्ले करेंगे तो वो डांटेगा। कौन डांटेगा? कई बार ये पूछा गया कौन डांटेगा, तो उसने कुछ बोला नहीं। तब फिर जब उससे पूछा गया प्रॉपर कि क्या दिखा तुमको वहां क्रिटिकल जोन के बाहर, कुछ तो था, तो उसने बोला कि जो कैदी हैं वो बाहर खड़े थे, जेल के बाहर खड़े थे सब के सब, और सभी के मुंह में खून लगा हुआ था। हेलुसिनेशन ऑब्वियस है, उसका एक हेलुसिनेशन था। बट अगेन उसने बोला कि वहां पर वो लोग आते हैं अभी भी, वो उनकी जेल है तो उनको रहने दो। अब मैम ने जब ये थोड़ा सुना है और समझा है जाके, तो उन्होंने जब वहाँ के रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करे तो उनको पता चला कि 5 कैदी थे, सारे नहीं 5 कैदी थे केवल वहां पर जो क्रिटिकल जोन के थे। उनको समहाउ एट द एंड जब तारीख वारीख हुई होगी उनकी, तो उनको बरी कर दिया गया। ठीक है, मतलब किसी तरीके से बरी हो गए वो, उनका होना लिखा नहीं था बरी। अब बरी होने के बाद राहुल उन 5 की मौत हो गई 1 साल के अंदर अंदर, आउट ऑफ नोवेयर, और ये रीजन किसी को नहीं पता कि मौत क्यों हुई है उनकी। तो जब रिकॉर्ड्स में चेक किया, उनसे पूछा गया कि वो लोग कहाँ हैं, तो जिनके भी घर वालों से पूछा जा रहा है वो लोग कह रहे हैं कि अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, सब खत्म हो गए वो लोग। मौत कैसे हुई है? सभी की मौत गाड़ी के नीचे आ जाने की वजह से हुई है। जितने प्ले से एसोसिएटेड थे लोग, हाँ, जो एसोसिएटेड थे वहां से, उनके साथ ऐसा हो रहा था।
तो मैम ने देखा कि अभी भी 5 लोग हैं अलग अलग उसी क्रिटिकल जोन के अंदर, 5 अलग अलग जोन में कैदी हैं, तो कहीं इनके साथ भी ऐसा ना हो। अच्छा, मैम थोड़ी बिलीवर हैं इन सब चीजों को लेके, तो शायद ये भी बताया आपने मेरे को कि हाँ, तो उन्होंने बोला कि इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर दो, चाहे तो दिल्ली के नॉर्मल उसमें सेशन जेल में शिफ्ट कर दो, या फिर इनको मतलब किसी तरीके से इस जगह से हटाओ, क्योंकि मैम को भी नेगेटिव वाइब लगा थोड़ा। बट अब उनके ऑर्डर तो चलने थे नहीं, क्योंकि वो उस समय रिटायर हो चुकी थी प्रॉपर। तो वहां के जो उस समय मेन जेलर थे, उन्होंने ये बोला कि इनको ऐसे शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं, और रात को ये लोग चिल्लाने लगते हैं कभी कभी। ये हफ्ते में 2-3 हफ्ते में एक बार होता है। ये जो लोग थे, ये नॉर्मल लोग थे या वहां के कैदी ही थी जो प्ले वगैरह करते थे? ये राहुल नॉर्मल लोग नहीं थे, ये कैदी थे। कैदी प्ले नहीं करते थे, प्ले वो बच्चा करता था जो वहां पर गया था, जिसने अचानक से ऐसा देख लिया जी। तो शायद उस बच्चे की कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा होगी, या फिर कुछ ऐसा होगा कि जब वहां पे वो पहुंचा होगा तो उसे किसी की आत्माएं दिखी होंगी, और वही आत्माएं वहां के कैदियों को भी परेशान करती होंगी। ये भी पॉसिबल हो सकता है। ओके। तो वो जो कैदी थे बेसिकली वो रात को चिल्लाने लगते थे कि वो मार देगा, वो मार देगा। अब क्या है, पुलिस वालों को लगता था कि ये लोग मतलब बाहर निकलने के लिए इनके ड्रामे हैं नए नए। तो खैर आज भी ये चीज होती है राहुल वहां पे, मतलब कई बार ऐसा सुनने को मिला है कि जो कैदी हैं बेवजह चिल्लाने लगते हैं कि भैया हमको निकालो, हमें दिक्कत होगी। किसकी बात होती है यहाँ पे? कौन किसा कैरेक्टर है? क्या उसको कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री ऐसा कुछ पता चला है? लाइक नहीं, उसकी कोई ऐसी खास स्पेशल बैकग्राउंड हिस्ट्री तो नहीं पता चली कि उसमें क्या है, कौन मारता है, कौन से 5 स्पिरिट हैं जो परेशान करती हैं। मतलब जी हॉन्टेड नहीं है वो जगह। अब पता नहीं, शायद किसी का ट्रॉमा वहां पर रह गया हो, या फिर उस जेल उस 5 जो केबिन्स हैं उनके अलग अलग, उन बैरक्स में कुछ ऐसा हो जो बहुत अजीब हो। कभी किसी ने देखा नहीं, कभी किसी ने रिसर्च भी नहीं करी उसके ऊपर। और जैसे ना मुझे अब ऐसा लगने लगा, ये 2 चीजें होती हैं, ठीक है? या तो एक स्पेस में कोई एंटिटी हो, ठीक है, या फिर एक स्पेस में एक किस्म की वाइब हो, यू नो कि कैसे, मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम जेल की बात कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई कैदी हो जो बहुत टाइम से वहां पे बंद हो, जिसकी शायद फांसी होने वाली हो, तो बड़े मेंटल ट्रॉमा में हो, तो या किसी का टॉर्चर होता हो, एक जगह पे उसको मारा जाता हो, तो उसका कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा होता है जो शायद उसके उस एरिया के वाइब में फैल जाता है, समथिंग दैट सॉर्ट। उस एरिया की वाइब थोड़ी इस हिसाब से इम्बैलेंस हो जाती है, ऐसा शायद जो मुझे लगता है। एंड कई बार ये वाइब भी आपको इम्पैक्ट करती है एक नेगेटिव सेंस में जी। आई मीन मैंने एक किस्सा है ये पुणे का येरवाड़ा जेल का, अब पता नहीं आपने इसके बारे में सुना है? मैंने भी उड़ते उड़ते सुना है, तो मुझे पता नहीं कितना श्योर कितना नहीं, लेकिन किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये किस्सा कहते हैं कि कोई गांव में एक कोई भाभी थी, मतलब कोई लेडी थी, और उनका जो देवर होता है वो क्योंकि जो उसका भाई होता है कहीं बाहर होते हैं जॉब पे, काम पे, तो उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है और वो पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो वो क्योंकि भाई जो परिवार वाले होते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए जी, वो अपने वकील के थ्रू एक ये कोर्ट में एडमिशन ये अपील ये लगाते हैं कि हमारा बेटा जो है मानसिक तौर पे वो है थोड़ा सा इम्बैलेंस है, मानसिक उसकी हालत ठीक नहीं। लेकिन लड़के ऐसा कुछ हुआ नहीं था, परफेक्टली ऑलराइट था, बैलेंस था, इनफैक्ट पढ़ने लिखने में अच्छा भी था, बट समहाउ वो किस तरीके की बदतमीजी करता है अपनी भाभी के साथ। तो उसको आई थिंक एक करेक्शन फैसिलिटी है येरवाड़ा जेल में, वहां पे भेजा जाता है जहां पे उसका मेंटल इलाज टाइप का कुछ ये लोग करने की कोशिश करते हैं, जो भी है जी। तो अब ये लड़का क्योंकि मेंटली फिट है तो वहां पे जाता है, एंड समहाउ साल भर के अंदर पता नहीं वहां पे क्या होता है कि ऐसा लोग बताते हैं कि उसको जो है उस जेल के अंदर में कुछ चीजें या कुछ ऐसा वहां का माहौल था उसको इम्पैक्ट करने लगता है। ओके। और वो जो नॉर्मल था वो खुद मतलब वो रहते रहते वहां पे पागल हो जाता है। ये बड़ा अजीब सा एक सिनेरियो होता है कि इवेंचुअली फिर वो बीच में कुछ केस ऐसा चलता है कि पागल नहीं है, पागल है, वो घर वाले साबित करने में लगे रहते हैं पागल है, वो वाले साबित कोशिश करते हैं पागल नहीं है। तो करते करते जद्दोजहद में वो इम्बैलेंस है कि नहीं है, वो कौन कब एक्टिंग कर रहा है। जब फाइनली ये पता लग गया कि ये मेडिकली कोई पागल वागल नहीं था और ये ऐसा नॉर्मल था, तो जब उसको बाहर निकालने का मतलब उसको फर्दर जब केस करने की कोशिश की जाती है तो वो बंदा वाकई में पागल हो जाता है वहां पे रहते रहते, चाहे वहां का ऐसा वाइब होता है। ये रियल स्टोरी है राहुल, मतलब ये रियल स्टोरी है और आज तक ये गुत्थी बना रहा कि वो पागल था या पागल नहीं था, और या वो वहां पे रहते रहते कुछ तरीके का हो गया, जेल के अंदर रहते थे वो अक्सर दिन में शाम को चीखेंगे मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, इस किस्म की बातें करता था। तो ये आई मीन
एक बड़ा अजीबोगरीब सा वाकया था जो एक जेल के अंदर का था, और ये आपको शायद थोड़ा सा ना एहसास दिलाता है कि एक जेल की वाइब आखिर होती कितनी खराब है। अब बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस आपने बताया कि इस तरह से भी कुछ होता है। मतलब जी। अब जेल के अंदर खैर जाना वाना भी कम होता है हम लोगों का, होता ही नहीं इनफैक्ट, तो कभी वहाँ की ऐसी कुछ कहानियां मतलब मिलना पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। 90% जो कहानियां हमें मिलती हैं वो बहुत मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेडअप होती हैं। जेल की भी कहानियां एग्जैक्ट हो सकता है शायद लोग कुछ एग्जैजरेट करके बताते हो, या कुछ ऐसा एक कहते हैं कि लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए भी जो है कई बार लोग इस तरह की कहानियां चला देते हैं। जी बिल्कुल। और अच्छा, वो बाय द वे ये जो कानपुर वाले जेल का केस था, इसके बाद मैंने मैम से पूछा कि कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या सामने, कुछ ऐसा पैरानॉर्मल या फिर कुछ ऐसा क्या बोलते हैं बड़ा ही अजीब सा टाइप का। तो उन्होंने बोला कि बिहार की एक जेल में ऐसा एक बार इंसिडेंट मतलब मिला था। मैंने कहा इंसिडेंट में क्या था? तो उन्होंने बोला कि एक कोई होगा कोई तो बंदा जो क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा इन सब चीजों में तंत्र मंत्र में होगा, समथिंग लाइक दैट। ओके। तो वो बोलती थी कि वो जब जेल में आया था तो वो जेल में बैठ के तंत्र मंत्र करा करता था बहुत अजीब तरीके से। ओके। और बैठ के अपना मंत्रोच्चारण, मतलब पतला दुबला सा था, कोई मरीज टाइप का था जी। अच्छा, उसने बाय द वे बच्चों को मारा था, 3-4 बच्चों को मार डाला था। ओके। तो अब बात ये थी कि अब उसने 3-4 बच्चों को मारा, ऐसे आप मान के चलिए। उसके बाद जो है 3-4 बच्चों को मारने के बाद राहुल एक चीज और थी उसमें अजीब, कि वो बैठे बैठे उल्टा सीधा चीजें बोला करता था। जो भी बंदा उसके पास आता था वो क्या करता था कि उसको मारने के लिए, जेल में क्या होता है, जो बड़ा होता है वो छोटे को मारता है बेसिकली। जो बड़ा डॉन होता है छोटे डॉन को जो है कुछ ना कुछ जी परेशान वगैरह करता है। तो क्या बोलते हैं कि उसने ये बोला कि जो बड़ा वाला आया उसके पास मारने के लिए, पहले उसको पीट दिया धर के, जो ये तांत्रिक चीजों में जाता था। तांत्रिक को पीट दिया? हाँ, मतलब वो ओके। एक तरीके से पतला दुबला तांत्रिक था, ऐसे आप मान के चलिए जी। तो पीटने के बाद राहुल क्या हुआ कि वो जो बंदा था स्पेशली जो तांत्रिक टाइप का था, उसने रात को कुछ किया होगा, और अगले दिन वो जो बंदा था, जो बड़ा वाला था, जो उसको मार के गया था, अगले दिन उसके मुंह से झाग वाग निकलने लगा जोर जोर से, और वो वहीं मर गया। सबसे ज्यादा स्ट्रेंज चीज ये थी। ओके। और मतलब ये इतना ज्यादा स्ट्रेंज था कि कुछ कहने को नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर मैम बता रही थी कि जितने भी लोग आए उस चीज को देखने के लिए, कवर अप करने के लिए जी, तो खैर जेल के जितने कैदी थे उन्होंने बोला कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, जो वहां पर तंत्र मंत्र करता। उसको फांसी होने वाली थी बाय द वे। तो बहुत लोगों ने बोला कि इसी ने किया है, लेकिन 1 महीने के बाद उसको फांसी वगैरह हो गई। अब और ज्यादा केस बढ़ गए। जो कैदी आते थे उसके सेल में वो सरप्राइजिंगली खुद को फांसी पे लटका लेते थे। मतलब आउट ऑफ नोवेयर गला दबा लेते थे अपना, आउट ऑफ नोवेयर जेल के जो सलाखें होती हैं उस पर सर पटकने लगते थे। और ये बहुत टाइम तक हुआ है, और एक टाइम के बाद ये इतना ज्यादा केस बढ़ गया, कोई मरता नहीं था बाय द वे, खुद को हर्ट करते थे। एक टाइम के बाद ये इतना ज्यादा मतलब बढ़ गया कि उसको रोकने के लिए उस बैरक को ही बंद करना पड़ा। तो उस बैरक को बंद कर दिया गया परमानेंटली बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया बेसिकली। उसको प्रॉपर सीमेंट वीमेंट लगा के उसको प्रॉपर सील कर दिया गया। पर आज भी वहां के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि कभी कभी अचानक से वहां पर आवाजें आती हैं, मतलब कोई मंत्रोच्चारण कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसकी आवाजें आती हैं बड़ी अजीब सी। ओके। ये एक समझने में बड़ी एक अलग चीज है कि उसके मंत्रोच्चारण की आवाज आज भी आती है, आज भी सुनाई देता है ऐसा कुछ। तो मैम ने जब ये सब बोला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि आज भी सुनाई दे सकता है। अगर कोई जेल में जाता है तो क्या आज भी मतलब सुन सकते हैं हम उसको ऐसा करके? तो कहती खैर वहां पे तो जाना अलाउड भी नहीं है, वहां से 2-3 बैरक छोड़ के ही मतलब खाली है। मतलब जो वहां पे बने हुए हैं, केबिन्स बने हुए हैं, उसमें सबसे लास्ट वाला केबिन है जो कि पूरा सील है, तो उधर कोई जाता नहीं है। बट हाँ, कभी कभार कोई रात को कोई घूम रहा है उधर, खाना ना देने के लिए जा रहा है, तो उसको कभी कभी मंत्रों की आवाज आज भी आती है इस तरीके से। तो शायद ये जेलों का एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो है जो हम लोगों के बीच आउट ऑफ नोवेयर आ गया, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है फिलहाल। अर्श, बात चल रही है अगर जेलों की, शायद हम लोगों ने किसी एपिसोड में काला पानी की बात करी थी, जो काला पानी जेल है, और कैसे वहां पे जो हमारे क्रांतिकारियों को जो है टॉर्चर वगैरह किया जाता था। जी, मुझे किस्सा याद आता है अर्श की, आई थिंक
99-2000 के आसपास जब कारगिल वॉर जो बेसिकली हुआ था जी, तो कारगिल वॉर की शुरुआत में एक किस्सा है जो बड़ा पॉपुलर हुआ, मतलब पॉपुलर इन द सेंस कि काफी जनता को पता लगा था, मतलब जनता में आक्रोश बहुत ज्यादा था। इज इट हॉन्टेड? नॉट रियली हॉन्टेड बट हॉन्टेड इन अ वेरी मच मोर ह्यूमन सेंस। आपने शायद कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में सुना होगा। जी, मतलब ज्यादा पता नहीं है बट मैंने सुना है 1-2 बार उनके बारे में। तो कैप्टन सौरभ कालिया, ये तब दौर की बात है कारगिल वॉर से शुरू होने के पहले, जब अटल बिहारी जी वहां पे बस यात्रा वगैरह कर रहे थे। तो उसके बाद जब पहली बार एक आपको पता है ये कारगिल वॉर बेसिकली हुआ ही था कि इन लोगों ने हमारी पोस्टें दी कारगिल पे, जिसको इन लोगों ने सर्दियों में आके कैप्चर कर लिया था, क्योंकि सर्दियों में हमारी फौज नीचे आ जाती थी। Okay. वहां पे टेम्परेचर -14 -16 ऐसे जाता था, तो हमारी आर्मी सर्दियों में आमतौर पे नीचे आ जाती थी और उसके बाद वो लोग रिकैप्चर करते थे। Okay. तो इन लोगों ने क्या किया, पाकिस्तानियों ने वो उग्रवादियों का वेश धारण करके एक वाला हुलिया बना करके इन लोगों ने वहां जाके पोस्टें कैप्चर कर ली। Okay. और उसके बाद किसी कहते हैं गडरिये ने, एक दिन शेपर्ड ने जो पास के गांव में रहता होगा, अपनी भेड़ चराने आया होगा, उसने एक दिन गलती से देख लिया ये लोग कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे फौजी एक्टिविटी हो रही है। हाँ, भेष बदले हुए हैं पूरी तरीके से। हाँ, भेष बदले हुए हैं, शायद से फौजी हैं, पता नहीं क्या है। उसने आगे रिपोर्ट करी। तो इंडिया से पहली मर्तबा कैप्टन सौरभ कालिया एक कहते ना एक गश्त पे गए थे, चेक करने के लिए बेसिकली हो क्या रहा है। वो थे, उनके साथ में 4-5 फौजी और थे, और ये जो थे, ये जो पूरा एक ग्रुप था 4-5 लोगों का, ये कैप्चर हो गया था। ये पकड़ लिए गए थे, और इसके बाद लगभग 1-2 हफ्ते सौरभ कालिया जी के साथ टॉर्चर हुए। जब उनकी बॉडी बरामद हुई तो उनकी बॉडी में पूरी तरह 400-500 कट्स उनकी बॉडी में, उनके सारी हड्डियां लेके, मतलब उनके पांव के अंगूठे तक की हड्डियां तोड़ दी गई थी। मतलब बहुत ब्रूटली मारा गया था, बहुत ज्यादा। उनके कान के पर्दे फाड़ दिए गए थे सलाख डाल के, आंखें फोड़ दी गई थी, उनके जो गुप्तांग थे वो काट दिए गए थे। अच्छा। और मतलब इन लोगों ने जो है उसको काट करके अंदर रेत भर दी थी स्किन के अंदर। तो जब पहली बार ये, और ये खबर आर्मी ने बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं लगनी थी, ताकि इसे मोराल न गिर जाए और जनता में एकदम वो वाला माहौल हो जाए। जब बाद में वॉर खत्म हुई और फिर धीरे धीरे ये चीज पता चली लोगों में, तो मैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं आर्मी के लिए तैयारी कर रहा था, वो एनी चॉइस काफी मोटिवेटेड, और ये मुझे पता लगा तो मेरा अंदर तक सिहरन मच गई जी कि सौरभ कालिया जी को लेकर के, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कि कैसे टॉर्चर के दौरान जो इतनी यातनाएं जब इंसान झेलता होगा फिजिकल लेवल पे जी, तो आप प्रीटी श्योर उसका जो एक साइकिल लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक कहते हैं ना एक आफ्टर टेस्ट उसका रहता होगा, एक शॉक आफ्टर शॉक उसका कहीं ना कहीं रहता होगा। और ऐसी लोगों की जो आत्माएं हैं, अगर वो उस एरिया में विचरण करती होंगी तो बहुत ज्यादा एक प्रताड़ित वाले फॉर्म में रहती होंगी। बिल्कुल बनी सी बात है। तो मुझे ये चीज ना अक्सर शायद जेलों के साथ लगती है हर्ष की, वहां पे आई एम प्रीटी श्योर हो सकता है शायद जो हमारी सिविल की जेल होती है, ये तिहाड़ विहाड़ टाइप की, इसमें टॉर्चर इतना ना होता हो, शायद होता भी होंगे, इतना पता ना हो। तो अर्श, क्या आपने कभी इस तरीके की कोई ऐसी आत्मा से या किसी एंटिटी से एनकाउंटर किया है जो मतलब बेतहाशा टॉर्चर करी गई हो और उसका एक आफ्टर इफेक्ट उस एंटिटी पे साफ जाहिर होता हो? हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस, मतलब जेल से रिलेटेड केस नहीं होगा राहुल वो, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन जनरल तो मतलब ऐसे कई केसेस होते हैं जहाँ पे बहुत गंदे तरीके से, मैंने आपको एक मुंजा का केस बताया था अगर आपको याद हो, बहुत पहले जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी इसकी, जी जी, कि एक बच्चा था, वो रिसाइड करते 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 इतना ज्यादा वो हो गया कि वो एक जीवित मुंजा में तब्दील हो गया। राइट, उसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, इतना ज्यादा उसको मारा पीटा गया, बहुत ज्यादा हरास किया गया, तब जाकर वो उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो पता नहीं एक अलग ही लेवल पे चली गई, वो जिंदा ही एक आत्मा बन गया ऐसा करके। तो ये तो जिंदा वाला, ऐसे कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं, कई सारे ऐसी भी आत्माएं होती है जिनको बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत मारा जाता है, जैसे जेल में मारा जा रहा है, आप मान के चलिए जी। तो अब जेल में जिन कैदियों को उम्र कैद की सजा है या फांसी की सजा है, या जिनको मुझे ज्यादा अंदर का रूल पता नहीं है, या जिनको बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि 3rd डिग्री देने का एक प्रावधान है कि इनको दिया जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, इनको हर 2 हफ्ते में, हर 3 हफ्ते में इनको मारना ही मारना है। मेरा ऐसा मानना है कि उनके मरने के बाद भी जो उनकी आत्माएं होती हैं वो बड़ी तड़पती सी रहती हैं, मतलब बड़ी रिवेंजफुल टाइप की होती हैं। एक चीज और अर्श, मैंने जब कोरोना के टाइम पे ऑब्जर्व करी थी जी, नहीं पहले मुझे, जब सौरभ कालिया वाला एग्जांपल ले लें, जब इतना टॉर्चर हुआ है, अक्सर हम लोग कैदियों के बारे में सुनते हैं तो वो बेसिकली एक कमरे में बंद है,
मुझे लगता था यार कि ये एक तरीके से इतना कोई पेनफुल तो नहीं होता है, मतलब आप कमरे में बंदी तो हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जब कोरोना के टाइम पे हम सारे लोग क्वारंटीन रहे हैं और अकेले रहे हैं महीनों तक का, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ यार कि अकेले रहना भी आपकी मेंटल हेल्थ को कितना अफेक्ट कर सकता है। बहुत बहुत ज्यादा। जबकि हम तो घर पे हैं, मतलब बाकायदा सारे ऐशो आराम के साथ, उसके बावजूद। तो आशा को क्या लगता है कि ये जो फिजिकल पेन होता है ये ज्यादा इम्पैक्ट करता है किसी को, या फिर एक आइसोलेशन में रहना, एक अकेलेपन में रहते रहते शायद जो मनोदशा आदमी की जो साइकोलॉजी हिल जाती है तो वो चीज ज्यादा खराब करती है? फिजिकल पेन आपके बॉडी में कुछ हद तक रहेगा राहुल, और उसके बाद बॉडी का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको खत्म कर देगा समाव। बट मेंटल पेन को खत्म करने के लिए ऐसी कोई प्रतिरोधक क्षमता बनी नहीं है जब तक कोई सिचुएशन नहीं आती आपके सामने। मतलब किसी इंसान को बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा मिला है, उसको टॉर्चर किया गया, मारा गया है। लेट्स सपोज जेल में कोई है जो बंद है और वो बिल्कुल निर्दोष टाइप का इंसान है, ऐसे मान के चलो, उसको फिर भी मारा जा रहा है, फिर भी सब किया जा रहा है, एक 4 दीवारी में बंद है। हम लोगों को तो बहुत दूर की बात, जैसे वो लोग अगर बंद होते हैं तो घुट जाएंगे। मतलब हम लोग थोड़े दिन के लिए घर से बाहर ना निकल सकता है कि यार चलो बाहर चलो, क्या कर रहे हैं। आपको याद ही होगा, मतलब मैं तो शाम के टाइम तक बेचैन, मैं दिन भर घर में रह सकता हूँ, लेकिन शाम का एक बड़ा सीक्रेट टाइम है मेरे लिए कि मुझे बाहर निकलना ही निकलना है। ऐसे में मुझे बड़ा अच्छा एक चीज और यार शिनो की, जैसे अभी कोई अपने निर्भया जब केस हुआ था तो उसके जो बंदी थे, जो तिहाड़ बंदे, आपको शायद पता होगा, उनमें से 5 में से 2 लोगों ने जेल के अंदर ही सुसाइड कर लिया। जी आपने बताया था। तो ये मुझे ऐसा लगता है ना, जब इंसान इतना अकेले रहता होगा जेल वगैरह में तो शायद उसको अपने गिल्ट का एहसास होता होगा कहीं ना कहीं। अगर उसने गलती करी है, मर्डर वगैरह किया, हीनियस क्राइम किया है, तो उसको कभी ना कभी शायद उस बात का गिल्ट होता होगा और जो है वो उसको खाता होगा। अब जैसे जो फौजी वगैरह होते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल जो वियतनाम वॉर हुई थी, अमेरिका गया वहां पे, वो इतने ऐसे हालातों में रहा, तो काफी जो सोल्जर्स थे वॉर से लौटने के बाद उनको PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बड़ी शिकायत रही। उन्हें आवाजें आती थी, उन्हें गोलियों की, उन्हें लोगों की चीखने की, उनको लगता था कि जो मुर्दों को उन्होंने मारा है वो जिंदा हो गए सिविलियंस, और आगे उनसे सवाल करें क्यों, आखिर क्यों। तो ये जो गिल्ट वाला फैक्टर है कहीं ना कहीं ये भी शायद लोगों को ना एक तरीके से बड़ा ही मेंटली हरास करता होगा शायद कन्फाइनमेंट के अंदर। शायद एक तरीके से जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये एक इंसान जेल में ना रहकर भी जेल में हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। एग्जैक्टली कुछ वैसा ही। खैर हम लोग बात कर रहे थे तिहाड़ जेल की और बात कर रहे थे मकबूल भट्ट जी, और मकबूल भट्ट की बात करते करते मुझे ये ख्याल आया कि हम लोगों ने शायद कभी कश्मीर और उसके हॉन्टेड एरियाज की कभी शायद कोई बात या कोई स्टोरी करी नहीं, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा आज की, क्या आपने कश्मीर में जो डल लेक है, तो आपने क्या डल लेक की हॉन्टेड स्टोरी सुनी है? डल लेक के बारे में बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं, और इवन मैंने डल लेक के ऊपर कुछ अपनी पर्सनल रिसर्च भी करी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थी, आई गेस।